एपिसोड की शुरुआत होती है तमाराई के साथ जो चिजुरू से लंच के लिए पूछ रही होती है, लेकिन चिजुरू कहती है क्या आज सिर्फ हम दोनों ही लंच करने वाले हैं, कारायू नहीं आएंगी? और तमाराई उसका जवाब देती है चिजुरू तुम्हें क्या हो गया, अभी लंच टाइम है और तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि कारायू आज कॉलेज आई ही नहीं। और चिजुरू इस पर क्या ही कहेगी, उसकी आदत ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं। फिर दोनों लंच करने के लिए निकल जाते हैं। फिर कैंटीन में दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और आपको तो पता ही होगा कि इन दिनों तमाराई काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, इसीलिए वो कुछ दिनों से ठीक से सोई नहीं होती और ऊपर से लास्ट एपिसोड में वो काफी ज्यादा रोई भी थी और इन सभी वजहों से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, जिसके कारण वो थोड़ी सी अलग सी दिखने लगी थी। अब चिजुरू उससे सीधे पूछ लेती है कि आज तुम अलग दिख रही हो, थोड़ी सी अगली, तुम्हारी आंखें भी अजीब दिख रही हैं। अब तमाराई थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो सारा पंचनामा तो सुना नहीं सकती, तो बस कह देती है कि मैं कुछ दिनों से ठीक से नहीं सोई। अब चिजुरू को और क्या चाहिए, उससे एक सवाल का जवाब मिल गया तो बात खत्म, इसीलिए वो तमाराई से आराम करने के लिए कहकर लंच करने लगती है। थोड़ी देर बाद तमाराई को होश आता है और वो भी चिजुरू से एक सवाल पूछ लेती है कि क्या कभी तुमने किसी का दिल दुखाया है या फिर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी रही हो, क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो इसीलिए। अब वो कारायू की वजह से ऐसा पूछ रही होती है क्योंकि उसने भी गलती सही लेकिन कारायू का दिल तो दुखाया होता है। लेकिन चिजुरू तो ढकढोल है, उसे एक बात में कुछ समझ आता ही नहीं है, तो वो कहती है मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाई, तुम एक बार और समझाओगी? लेकिन ऐसी बातें हर बार नहीं कही जाती क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है ना, इसीलिए तमाराई कह देती है नहीं कुछ भी नहीं, बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, तुम उसे भूल जाओ और खाने पर ध्यान दो। लेकिन चिजुरू इतनी भी ढकढोल नहीं है, वो समझ आती है कि दाल में कुछ तो काला है। फिर हमें कारायू को दिखाया जाता है जो अभी कॉलेज आई होती है, उसके पैर में मोच आई थी इसीलिए वो आज इतनी लेट आई थी। वो जाकर अपनी टीचर को बता देती है कि अब उसे ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे, इसीलिए वो टीम से रिटायर होना चाहती है। टीचर उसे समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन कुछ फायदा होने वाला है नहीं, वो कारायू है, किसी की बात कहाँ सुनती है। एक बार फैसला कर दिया तो बस कर दिया। उसके बाद वो क्लासरूम में जाने लगती है और उसके सामने से चिजुरू और तमाराई भी आ रही होती हैं। तमाराई कारायू को देखती है और वहां से वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। अब डिटेक्टिव चिजुरू होम्स को और शक हो जाता है कि दाल में तो बहुत कुछ काला है। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, इनकी छुट्टी हो चुकी थी, सब अपना बोरिया बिस्तर बांध चुके थे और घर जाने वाले होते हैं। तमाराई कारायू से बात करने के बारे में सोचती है लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। वो कोशिश तो करती है लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसीलिए वो रोते हुए वहां से भाग जाती है और उसे इनुकाई और एसजी देख लेते हैं। इनुकाई कारायू के पास जाने लगता है, वो कारायू को तमाराई से माफी मांगने के लिए कहने वाला था लेकिन एसजी उसे रोक लेता है क्योंकि तमाराई ने दोनों को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहा होता है। फिर हम कारायू को देखते हैं जो अभी भी घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके पैर में मोच है और अगर वो सबके सामने ऐसे लंगड़ा कर चलेगी तो सब उससे 1000 सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ। इसीलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करती है कि सबके जाने के बाद वो भी चली जाएगी। लेकिन ओगा भी उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है और वो काइजाकी को भी रुकने के लिए कहता है, लेकिन काइजाकी ये सोचते हुए निकल जाता है कि मैं एक बूढ़ा आदमी इन दो जवान युवाओं के बीच क्या ही करूँगा, इन दोनों को थोड़ा सा फ्री टाइम देते हैं, और वो वहां से कट लेता है। फिर बहुत देर हो जाती है और कारायू को भी देर होने लगती है, लेकिन जो होगा वो ओगा के जाने के बाद ही होगा। पर ओगा तो पढ़ने में मग्न होता है और शायद वो कुछ देर और रुकने वाला था। थोड़ी देर बाद कारायू कुछ सोचकर कहती है मेरा हो गया होमवर्क और अब मुझे चलना चाहिए। कारायू को लग रहा होता है कि ओगा को अभी और वक्त लगेगा, इसीलिए वो चुपचाप घिसक लेगी, लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, उसी वक्त ओगा का भी हो जाता है होमवर्क। इसीलिए वो कारायू के साथ चलने के लिए पूछता है लेकिन ओगा की टाइमिंग बड़ी गलत थी, कारायू उसे मना कर देती है। ओगा उससे कारण पूछता है लेकिन कारायू को गुस्सा आ जाता है और वो ओगा पर भड़क जाती है कि तुम्हें एक बात में समझ नहीं आता, मैंने आज कह दिया कि तुम्हारे साथ नहीं जा रही तो नहीं जा रही, इसमें आप क्या पूछना, निकलो चुपचाप। ये सब सुनकर ओगा को गुस्सा नहीं आता बल्कि उसका भी शेरलॉक होम्स जाग जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है कारायू, आज तुम प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गई, ऊपर से आज इतनी गुस्सा हो। और वो कारायू को जबरदस्ती उठाने लगता है और फिर छीना छपटी में कारायू और ओगा दोनों गिर जाते हैं और वो ओगा को एक बैग फेंक के मारती है और उदास होते हुए कहती है तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम चले जाओ और मुझे बस अकेला छोड़ दो। और वो रो पड़ती है। तो ओगा कहता है मैं बस ऐसे ही किसी लड़की को रोता हुआ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता,
मैं भले ही तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने कंधे उधार दे सकता हूँ सीढ़ियों से उतरने के लिए। और शायद से ओगा पहले से ही सब कुछ समझ चुका था, इसीलिए वो इतना कुछ सुनने के बाद भी कारयू को अकेला छोड़कर नहीं गया। उसके बाद दोनों सीढ़ियों से उतरने लगते हैं और वहाँ पर कारयू सोचती है कि मैं अगर एक लड़का होती तो अपने जैसे लड़कियों से कभी बात नहीं करती। भला कोई मेरी जैसी लड़की से बात भी क्यों करे जिसका दिमाग खराब है, जो कभी भी गुस्सा हो जाती है और जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो। मैंने तमाराई के साथ भी बदतमीजी से बात की और शायद अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। और वो ओगा के कंधे को जोर से दबाती है और ओगा को भी थोड़ा सा और शक होता है कारयू के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि रियो की तरह ओनोया ने भी इन दोनों पर नजर रखी थी। इसका मतलब कि ओगा और कारयू इन दोनों में से ही तो कोई सब्जेक्ट 001 नहीं है। मैं अगर कहूँ तो नहीं, इन दोनों में से कोई भी 001 नहीं है। और आप इन चीजों में दिमाग लगाने के बजाय उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने के ऊपर दिमाग लगाओ, क्योंकि उसको दबाओगे तो भाई फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिल जाएंगे नए वीडियो के। कर दो फटाक से। एंड एक और चीज कि आप थोड़ा सस्पेंस के साथ चलो, आपको स्टोरी देखने में और भी मजा आएगा, क्योंकि 001 कुछ ही दिनों में रिवील होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब हम काइजाकी को देखते हैं, जो अपने कॉलेज के बारे में सोच रहा होता है कि कुछ दिनों से कुछ तो अजीब चल रहा है। चिजुरू फिर से अकेले लंच कर रही है, कारयू वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रही, और यहाँ तक कि तमाराई और कारयू भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आखिर कॉलेज में चल क्या रहा है? और इन सभी चीजों से काइजाकी को फिर से पास्ट की बात याद आ जाती है कि उस कंपनी में हालात और भी बुरे होने लगे थे। पहले जो लोग उस लड़की को परेशान किया करते थे, अब वो लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने भी लगे थे। काइजाकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन वही लड़की जिसके अंडर वो काम किया करता था, उसे कुछ भी करने के लिए उसने मना कर दिया था। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे चिजुरू का मैसेज आता है। चिजुरू को कुछ मदद चाहिए थी काइजाकी से, इसीलिए वो काइजाकी के घर के बाहर खड़ी थी। अब ये पढ़कर काइजाकी की हालत खराब हो जाती है और वो उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, इसीलिए चिजुरू बार बार उसे हेलो वाला स्टिकर भेज रही होती है। अब काइजाकी कुछ और नहीं कर सकता था, इसीलिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन फिर से उसे याद आता है कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं और काइजाकी जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलता है और दरवाजा खोलता है। एंड देन चिजुरू को अंदर बुलाता है। अंदर आने पर सबसे पहले चिजुरू उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले रहते हो, क्योंकि नॉर्मली आप अपने किसी स्कूल कॉलेज के दोस्त के घर जाते हो तो वहाँ पर उसके घर वालों में से कोई ना कोई तो होता ही है, लेकिन काइजाकी अकेला होता है। इसीलिए काइजाकी को इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं चिजुरू उसके अकेले रहने से घबरा तो नहीं रही। काइजाकी उसे कुछ बहाना बनाकर भागने का सोचता है, लेकिन फिर काइजाकी को याद आता है कि ये तो ओगा की बहन है, इसे भी कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बात सच भी होती है, चिजुरू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उल्टा काइजाकी ही घबरा रहा होता है। फिर वो शांत होकर बैठा ही होता है कि उसे ओनोया का मैसेज आता है, और इस बार रियो के साथ साथ ओनोया भी काइजाकी की बातें सुन रही होती है। अब काइजाकी कुछ कर भी तो नहीं सकता, क्योंकि रियो का काम ही यही है। और आई थिंक कि काइजाकी के घर में कैमरा नहीं है, सिर्फ माइक्रोफोन्स है, और वो भी उसके फोन के अंदर। तो अब हमें चिजुरू के काइजाकी के घर आने का असली मकसद पता चलता है कि यह तो पूरी दाल ही काली है। मतलब कि उसे कारयू और तमाराई की चिंता हो रही है कि वो दोनों इतने गहरे दोस्त थे और अब दोनों बात भी नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, और वो इसी के बारे में काइजाकी से पूछने आई होती है कि शायद उसे इसके बारे में कुछ पता है। लेकिन काइजाकी को भी इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन काइजाकी चिजुरू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसके अंदर भी बदलाव आया है, क्योंकि चिजुरू का तो आपको पता ही है कि उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को कैसा भी लग रहा हो। वो किसी भी चीज के बारे में उसी इंसान से डायरेक्टली पूछ लेती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। तो चिजुरू कहती है, हाँ ये बात सच है, पहले मुझे किसी के भी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरी नहीं होती थी। मैं इमोशनली डम्ब हूँ, शायद इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही गलती कर बैठती हूँ, लेकिन ये मुझ तक ही रहे तो ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कारयू और तमाराई भी मेरी तरह ही पगलों वाली गलतियां कर ले। इसके बाद चिजुरू अपने एक पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताती है कि उसके स्कूल टाइम में कुछ लोग एक लड़की को बहुत परेशान किया करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे उन लड़कों को रोकना चाहिए था उस लड़की को परेशान करने से, और मैंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद उन लड़कों ने उस लड़की को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। तो उस लड़की ने चिजुरू से कहा था,
मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने मेरी हालात और खराब कर दी है। इससे अच्छा होता कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए था चिजुरू। उसके बाद चीजें और भी खराब होने लगी थी, लेकिन चिजुरू ने वही किया जो उस लड़की ने कहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर अगले साल वो लड़की दूसरे स्कूल चली गई और इससे काइजाकी को अपनी बात याद आती है कि उसे भी उस लड़की ने कुछ करने से मना किया था और वो इसके बारे में चिजुरू को बताने लगता है और वो कंपनी के जगह स्कूल कहता है। आपको पता है ना कि वो कंपनी बोल भी नहीं सकता। तो काइजाकी कहता है कि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मेरी क्लास की एक लड़की थी जिसको लोग परेशान किया करते थे, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैंने उसकी मदद करने की सोची और मैं सीधे उन लड़कों पर भड़क गया। लेकिन फिर जैसा कि तुमने कहा, वो लड़की सब कुछ खुद संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी वजह से, और वो बस इतने पर ही रुक जाता है। तो इसीलिए चिजुरू पूछती है कि उस लड़की का क्या हुआ और काइजाकी एकदम से एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और उसे एक शॉक लगता है और उसे क्या हुआ ये बताने के लिए हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और काइजाकी उसी कंपनी में एक कमरे के अंदर जाता है। और अब आप खुद ही समझ जाओगे कि उस लड़की ने क्या किया। पहले मुझे भी नहीं समझा था कि आखिर वहां पर हुआ क्या, लेकिन काइजाकी की हालत को देखकर मुझे लगा शायद कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था और शायद काइजाकी इसका जिम्मेदार खुद को मान रहा था। इसीलिए प्रेजेंट में उसे ये बात याद करके एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो अपना होश खो बैठता है। चिजुरू को भी समझ नहीं आ रहा होता कि काइजाकी को क्या हो गया, इसीलिए वो उसके पास जाती है और काइजाकी को चिजुरू में वही लड़की दिख रही होती है। इसीलिए वो चिजुरू को गले लगा लेता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। और चिजुरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काइजाकी किस चीज की माफी मांग रहा है। और कुछ देर बाद वो भी अपने होश में आ जाता है और भाई साहब मानो कि उसने कोई भूत देख लिया हो। वो इतना डर जाता है क्योंकि उसने चिजुरू को गले जो लगा रखा था। और फिर वो चिजुरू से कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, प्लीज पुलिस को फोन मत करना। और वो बिना रुके सॉरी बोले जा रहा होता है। लेकिन चिजुरू थोड़ी सी समझदार होती है और वो सारी बातें समझ गई होती हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इसीलिए वो कहती है, अच्छा हुआ तुम अपने होश में वापस आ गए और मैं पुलिस को नहीं बुलाने वाली। और भाई इनकी सारी बातें ओनोया और रियो बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं कि काइजाकी अचानक से पुलिस की बातें क्यों करने लगा, क्योंकि दोनों सिर्फ बातें सुन रहे होते हैं, कुछ देख नहीं रहे होते। फिर दोनों बहुत देर तक बात करते हैं कि आखिर इन दोनों को क्या करना चाहिए, क्या इन्हें तमाराई और काराइयो की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कुछ करने की वजह से दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा खराब होता है। लेकिन दोनों फैसला करते हैं कि नहीं, ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, इस बार हम दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद दोनों उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों इसके बारे में तमाराई से बात करते हैं, ना कि उस लाल बाल वाली से, मतलब कि काराइयू से, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे कभी भी गुस्सा आ जाता है। तमाराई से बात करने पर उन्हें सब कुछ पता लग जाता है और इनकी सारी बातें इनुकाई और एसजी बाहर से खड़े होकर सुन रहे थे। तो असल में हुआ ये था कि इन तीनों के घर जाने का वक्त हो चुका था और इसीलिए इनुकाई और एसजी तमाराई को खोजने के लिए जिम खाना जाते हैं, लेकिन वो वहाँ तमाराई नहीं होती। तो फिर दोनों इस क्लब रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं। अब इनुकाई को कुछ सूझता है और वो काराइयो को बुलाने के लिए जाने लगता है और वो काराइयो को बुलाकर तमाराई की मन की बात सुनाना चाहता था, इसीलिए वो उसे बुलाने जाता है और बुलाकर ले आता है। एंड फिर क्या, अंदर वो तीनों चैन से बात कर रहे होते हैं और ये लोग बाहर बैठकर सब सुन रहे होते हैं और शायद से इसीलिए कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए आप लोग संभल कर रहा करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। एंड आगे क्या होगा वो तो आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा। तो डोरेमोन, शिनचैन के त्रेसु, पोकेमोन, बेंटेन, टॉम एंड जेरी या फिर ऑगी, डटेन जम्स, लगटेरा, करेज द कावर्डली डॉग या फिर अपना अमेरिकन ड्रैगन, शायद टीन टाइटंस या फिर ड्रैगन बॉल, पावर रेंजर्स या फिर यूकेंडो, और भी ना जाने कितने सारे शोज आपने अपने बचपन में देखे होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन शोज को किसने बनाया, कब बनाया, या फिर ये फॉरेन कंट्री से यहाँ इंडिया में कब आ गए, एंड इनकी हिंदी डबिंग के पीछे कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात कि यार इनमें से ज्यादातर शोज इंडिया में बंद क्यों हो गए। ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब चैनल एनिमेशन वाइब्स पर। सो गो टू द चैनल नाउ एंड वॉच ऑल द अमेजिंग वीडियोस व्हिच ब्रिंग्स बैक योर चाइल्डहुड मेमोरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।